अपना ये गंदा वजूद लेकर यहां से दफा हो जाओ। वो जो थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में रेस्ट करने आई थी, पूरा दिन काम करने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ी हो सके। शौहर की बात सुनकर वो हैरानगी और बेचारगी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। जी? क्या जी लगा रखा है? क्या मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं अभी और इसी वक्त अपना ये गंदा वजूद उठाकर यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। जिंदगी अजाब बनाई हुई है मेरी, एक लम्हे के लिए भी घर में सुकून नहीं है। ऑफिस से थका हुआ आता हूं, सोचता हूं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, लेकिन तुम्हारी गंदी शक्ल देखकर फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। वो फिर से शुरू हो गया था और चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। मगर इस सब में मेरा क्या कसूर है? आप मुझे मेरी गलती के बारे में बताएं। क्यों हर बार आप ही मुझे बातें सुनाते हैं? क्यों हर बार आप मेरे ही किरदार पर उंगली उठाते हैं? तुम फिर से जबान दराजी कर रही हो। क्या पिछली बार भूल गई थी कि क्या हुआ था? वो उसके सर पर जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर खूनख्वार लहजे में कहने लगा, मैं भूली नहीं हूं और ना ही कभी भूल सकती हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कैसे आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिराया था और कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। उसका लहजा बहुत जख्मी था। मैंने सिर्फ तुम पर अपना हक जताया था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जहां तक इज्जत की धज्जियों का सवाल है, तो वो तो तुम्हारी मां और तुम्हारी बहनों ने सारी दुनिया के सामने मेरी उड़ाई है। क्या इज्जत रह गई है मेरी अपने दोस्तों के सामने और उन लोगों के सामने जिनके सामने मैं सर उठाकर चलता था? मैं जानती हूं आपका भी इन सब में कोई कसूर नहीं, लेकिन आप मुझे भी तो समझने की कोशिश करें। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गई और उसके बाजू पर हाथ रखा। मैं कह रहा हूं अपने गंदे हाथ मेरे वजूद से दूर कर दो। मुझे तुम्हें देखकर घिन महसूस होती है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आप पर हक रखती हूं और आपसे सवाल जवाब करना मेरा फर्ज बनता है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, असद शाह का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम किस कदर ढीठ और बेवकूफ औरत हो। तुमसे ज्यादा ढीठ और बेवकूफ औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुम पर गुस्सा हूं, मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का भी दिल नहीं कर रहा और उल्टा तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुम मेरा दिमाग मजीद खराब कर रही हो। क्या तुम ये चाहती हो कि मुझ में जो थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, ये इंसानियत भी खत्म हो जाए? क्यों नहीं दफा हो जाती तुम मेरी नजरों के सामने से? अब की बार वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। कोमल खुद को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, लेकिन असद शाह की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर वाले भी खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे थे। लाउंज में वो उसे ले जाता हुआ बैरूनी हिस्से में ले गया और लॉन में नीचे जमीन पर फेंकते हुए बोला, आज सारी रात तुम यहीं पर गुजारोगी। अगर मैंने तुम्हें इस जगह से 1 इंच भी इधर उधर देखा तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जब एक बार समझाता हूं तो तुम्हारी अकल में बात क्यों नहीं आती? तुम्हारे लिए यह सब कुछ करना बहुत जरूरी है। ये कहकर वो अंदर बढ़ा और अपनी मां की तरफ देखते हुए कहने लगा, खबरदार जो आपने उसे घर के अंदर आने की इजाजत दी, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। इसके बाद वो सब लोगों को खबरदार कर रहा था कि कोई भी उस लड़की को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। शहरयार से अब रहा नहीं गया। वो चीखते हुए कहने लगा, तुम आखिर इस कदम जालिम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि वो लड़की जात है, वो इज्जत और मोहब्बत की मुस्तहिक है, और तुम उसे ये सब कुछ देने के बजाय उसे जलील कर रहे हो? देखो तो बोल कौन रहा है? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा, छोटे, कि अपने कद से ऊंची ऊंची बातें ना किया करो। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम मुझसे छोटे हो तो छोटे ही बनकर रहो, मुझसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसको कैसे रखना है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना नुकसान उठाओगे। चच्ची जान, आप इसे समझाती क्यों नहीं? लगता है आपको आपका बेटा प्यारा नहीं है। आप इसे समझाया करें कि किसी के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करना बहुत बुरी बात होती है। इस तरह से इंसान को खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है। मगर जो इंसान अपने पर्सनल मामलात सारी दुनिया के सामने खोलकर रख दे, उसकी प्राइवेसी तो उसी वक्त खत्म हो जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा तो असद शाह के तन बदन पर आग लग गई। उसने एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा, जहां से खून का एक फवारा फूट पड़ा। जलील इंसान! इससे पहले कि वो उस पर मुकम्मल हावी हो जाता, आगा जान तेजी से आगे बढ़े और उसे पीछे की तरफ हटाते हुए कहने लगे, शहरयार ठीक बात ही तो कर रहा है। आखिर उस बेचारी का क्या कसूर? तुम उसे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है माहम ने किया है। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो उल्टा
हमारी इज्जत रख ली और उन्होंने अपनी छोटी बेटी हमारे हवाले कर दी। उस लड़की ने तो तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है और तुम उसी की कुर्बानी को नजरअंदाज कर रहे हो। मैंने उनमें से किसी को नहीं कहा था कि वो मेरे लिए कुर्बानी दे। मुझे जिस लड़की से मोहब्बत थी मुझे उसी से शादी करनी थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया। अब उसकी सजा सब लोगों को मिलेगी। और शहरयार अगर फिर से हम लोगों के बीच में आया तो मैं हर तरह का लिहाज खत्म कर दूंगा और उसके साथ वैसा ही सलूक करूंगा जिसका ये मुस्तहिक है। ये कहकर वो दोबारा से अपने कमरे में चला गया था। आगा जान तेजी से शहरयार की तरफ बढ़े और उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए कहने लगे, बेटा तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर देना। तुम तो जानते हो वो गुस्से का कितना तेज है, और जब वो गुस्से में होता है तो वो मेरा भी लिहाज नहीं करता। आगा जान, यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि बहुत गलत है। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मुझे उससे और कोई मसला नहीं, बस उस लड़की के पर किए हुए जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप जानते हैं कि वो मेरे कितने करीब थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, आगा जान ने सख्ती से उसे मना कर दिया। तुमने ये बात बिल्कुल भी असद शाह के सामने नहीं करनी, वरना वो उस बच्ची के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। माजी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अब जो कुछ हो रहा है उसे कबूल कर लो। यही हम सब लोगों के लिए बेहतर है और इसी में हम सब लोगों की भलाई है। ये कहकर वो कमरे में चले गए और बाकी सब लोगों को भी अंदर जाने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ वो लॉन में बैठी हुई थी। उस वक्त शदीद सर्दी थी, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। आज मौसम शाम से ही बहुत खराब था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो ठंडे ठंडे घास पर ही लेट गई। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वो अपने रब से फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी आखिर कौन सी बात आपको इतनी बुरी लगी कि आपने मुझे इस हाल में फेंक दिया? अम्मी जान तो कहती थी कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किल में नहीं देख सकते। अगर ऐसी बात है अल्लाह जी, तो आपने मुझे इतनी मुश्किल में क्यों डाला और मेरी मुसीबत क्यों खत्म नहीं हो रही? आखिर कब तक मैं ये सब सहती रहूंगी? आखिर कब तक मैं उस जुर्म की सजा उठाती रहूंगी जो मैंने किया ही नहीं? उसकी हिम्मत वाकई जवाब दे चुकी थी। उसे लग रहा था अगर इस तरह से ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द अपनी सांसें खो बैठेगी। असद शाह इस वक्त अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ा हो गया था। जब उसने उस बेवकूफ लड़की को जमीन पर लेटे देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। ये लड़की किसी हाल में भी सुकून से नहीं रहती। उसने हर हाल में मुझे परेशान ही करना होता है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आती। दूसरी तरफ गार्ड खड़े थे। उन्होंने सिर्फ एक बार नजर उठाकर अपनी छोटी बीबी की तरफ देखा और फिर दोबारा से साइड पर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने साहब को भी खिड़की में खड़ा हुए देख लिया था कि अगर असद शाह ने उन्हें दोबारा से अपनी बीवी की तरफ देखता पाया तो वो उनकी आंखें निकाल देगा। बाहर के किसी शख्स को भी वो इजाजत नहीं देता था कि वो उसकी बीवी की तरफ देखे, लेकिन खुद वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करता, और यही बात उस लड़की को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती थी। ना चाहते हुए भी वो नीचे की तरफ चल पड़ा। उसने देखा वो सीधी जमीन पर लेटी हुई थी और आंसू मुसलसल बह रहे थे। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं? उसने बेबसी से पूछा। अगर आप सीरियस होकर यह सवाल कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहती हूं कि मुझे जान से मार दे, क्योंकि इस तरह की जिंदगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैं इतनी तकलीफ सहने की आदी नहीं हूं। मैंने हमेशा माँ बाप की मोहब्बत में गुजारी है और उनकी शफकत की साए में परवान चढ़ी हूं। मुझसे आपकी बेरुखी नहीं देखी जाती और ना ही कभी देख सकती हूं, मगर मेरी जान, तुम्हें यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वह घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया और उसका मुंह दबोचते हुए कहने लगा, तुम्हें वो दिन अच्छे तरीके से याद होगा जब मैंने तुमसे माहम की हकीकत के बारे में पूछा था। जब मैंने तुमसे सवाल किया था क्या तुम्हारी बहन किसी और से मोहब्बत करती है, तो तुम बात करते करते खामोश हो गई थी। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि उस दिन तो मुझे हकीकत के बारे में बताना चाहती थी, और अगर उसी दिन तुम सब कुछ मेरे सामने खोलकर रख देती तो आज तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही बोया हुआ है। उसकी बात सुनकर वो तड़प ही तो उठी थी। आपका क्या ख्याल है, मैं अपनी बहन का पोल आपके सामने खोल देती, अपनी बहन से गद्दारी कर देती, उसके साथ बेवफाई करती? ठीक है मेरी जान, तुमने अपनी बहन के साथ बेवफाई नहीं की, तुमने उसके साथ वफा निभाई। और अब अपना हाल भी देख लो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। क्या हैसियत है तुम्हारी इस घर में? 2 कौड़ी की भी नहीं हो तुम। आप मुझे नहीं बता सकते कि मेरी क्या हैसियत है,
क्या पता अल्लाह ताला के नजदीक मेरी अहमियत आपसे भी ज्यादा हो। अल्लाह ताला मुझसे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हों, वो मुझे आपसे ज्यादा प्यार करते हों, मैं उनके ज्यादा करीब हूं। इस दुनिया की तो मुझे फिक्र ही नहीं, और ना ही इस दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए मैं यहां आई हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी अल्लाह की खुशी से गर्ज है, और इसीलिए मैं आपका ये जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही हूं, इसीलिए मैं सब्र कर रही हूं। आप उस वक्त से डरें जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उस दिन आप चाहे मेरे कदमों में भी झुक जाएं, लेकिन मैं आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगी। आपको माफ करना तो दूर की बात, मैं आपकी आवाज सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई भी आपकी फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। आप वही बेबसी महसूस करेंगे जो बेबसी मैं अभी महसूस कर रही हूं। आप उसी दर्द से गुजरेंगे जिस दर्द से मैं अभी गुजर रही हूं। आप भी उसी तरह पूरी रात जाग जाग कर गुजार देंगे जिस तरह से मैं पूरी रात जागती रहती हूं। आपको अपने जिस्म में तकलीफ तो महसूस नहीं होगी, लेकिन आपकी रूह जख्मी हो जाएगी। ये बात करके वो लम्हे के लिए ठहरी थी तो वो तालियां बजाते हुए कहने लगा, वाह वाह, कितनी जबरदस्त तकरीर करती हो, तुम्हें तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें इसका भी मौका मिल जाएगा। फिलहाल उठो और यहां पर खड़ी हो जाओ। क्या मतलब है इस बात का? आपने मुझे सिर्फ लॉन में रात गुजारने को कहा था, मैं यहां पर जैसे चाहे वैसे रात गुजारूं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, असद शाह की घूरती हुई नजरों पर फौरन से खामोश हो गई और किसी रोबोट की तरह उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, अब मुझे बताएं क्या हुक्म है, क्योंकि यहां पर तो मैं आपकी गुलाम हूं। जिस दिन मैं यहां से फरार होने में कामयाब हो गई, उस दिन ना तो आप मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझ पर अपना कोई हुक्म चला पाएंगे। एक तो तुम जागती आंखों से बहुत ख्वाब देखती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपने चुंगल से निकलने की इजाजत दूंगा? तुमने ये जिंदगी अपनी मर्जी से चुनी है और अब सारी जिंदगी तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। सारी जिंदगी तुम्हें इसी दर्द से गुजरना पड़ेगा और ये वही तकलीफ उठानी पड़ेगी जिसकी तुम मुस्तहिक हो। फिलहाल तो आपकी आंखों में गुस्से की पट्टी बंधी है। जिस दिन ये पट्टी उतर जाएगी और जिस दिन आपको मेरी अहमियत का पता चल जाएगा, उस दिन मैं आपसे सवाल करूंगी, उस दिन मैं आपकी बातें सुनूंगी और उस दिन आपको देखूंगी कि आप कैसा बर्ताव करते हैं। चलो मेरे सामने 100 बार उठक बैठक करो। एक और नई फरमाइश उसके सामने आ गई थी। वो जो संजीदा मौजू पर बात कर रही थी, उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें उठक बैठक करने को कह रहा हूं। क्या तुम्हें उर्दू जबान समझ में नहीं आती? चलो अगर उर्दू समझ नहीं आ रही तो मैं इंग्लिश में तुम्हें कह देता हूं। जल्दी से सिट स्टैंड करना शुरू कर दो। और तुमने 100 तक करना है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का वक्त है। अगर इन 3 मिनट में तुमने पूरा ना किया तो फिर से डबल हो जाएगा और फिर सारी रात ऐसा होता रहेगा। देखो बारिश भी शुरू हो गई। अगर तुम चाहती हो कि तुम बीमार ना हो तो जल्दी से मेरा टास्क पूरा करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसी वक्त वो भी बोल पड़ा, चलो तुम्हारा टाइम अभी शुरू होता है। वो छोटे बच्चों की तरह तेजी से उठक बैठक करने लगी, लेकिन 30 तक पहुंचते ही उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। पहले ही कमर में शदीद दर्द हो रहा था, पांव सर्दी की वजह से सुन्न हो रहे थे, जिस्म से जान निकल चुकी थी और इस इंसान की फरमाइशें खत्म नहीं हो रही थी। सोच भी नहीं सकती थी वो इस कदर बेहोश होगा। और ये मोहतरमा, जितनी एनर्जी तुम रोने पर जाया कर रही हो, अगर तुम इतनी एनर्जी अपने काम पर लगा दो तो तुम जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लोगी। अब तुम मुझे बोर कर रही हो। तुम्हारे पास वक्त भी बहुत कम रह गया है। आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन क्या है ना कि इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी परवाह ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूं। ये बात तो मेरे लिए भी सुकून की है कि तुम्हें कमर में दर्द हो रहा है, यानी एक साथ तुम 3 तकलीफें उठा रही हो। एक तरफ जहनी तकलीफ, दूसरी तरफ जिस्म की तकलीफ और तीसरी तरफ ये बेबसी। कसम से तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरे सामने रोते रहेंगे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो हाथ उठाते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया ना, मैंने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली। मजीद कुछ नहीं सुनूंगा और देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे इन ड्रामों को भी। उसने अभी तक 90 तक ही किए थे कि उसका टाइम मुकम्मल हो गया। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, यार तुमने मुझे बहुत मायूस किया। मैं तो समझ रहा था तुम अच्छी खासी चाको चौबंद लड़की हो,
लेकिन तुम तो बहुत ही सुस्त हो। अम्मा भी तुम्हारे बारे में शिकायत लगा रही थी। तुम घर के कामों में सुस्ती दिखाती हो। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। सोच रहा हूं कल सुबह से तुम्हें अपने साथ जॉगिंग पर ले जाया करूं, ताकि तुम्हारी ये सुस्ती दूर हो जाए। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शुक्र करती हूं कि आपकी गैर मौजूदगी में इतना अच्छा वक्त गुजरता है। आपके साथ तो मेरा टाइम गुजारना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो फिर से घूरने लगा। तुम मेरे साथ बहस कर रही हो और मुझे बुरा कह रही हो, वो भी मेरे मुंह पर। माफ कर दें सरताज, गलती हो गई। उसने जल्दी से सर झुका लिया और माफी मांगने लगी। ना चाहते हुए भी असद शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी वक्त उसने भी सर उठाकर देखा और बेसाख्ता कहने लगी, क्या मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुराऊंगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। असद शाह ने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी, मगर वो पहले ही देख चुकी थी। दिल ही दिल में वो भी खुश हो रही थी। उसे यकीन था कि वो वक्त दूर नहीं है जब वो इस इंसान के दिल में अपने लिए नरमी पैदा कर लेगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। वादा करती हूं दोबारा आपसे बदतमीजी नहीं करूंगी, और ना ही आपके सामने ऊंची आवाज में बात करूंगी, ना ही कभी अपने घर जाने की जिद करूंगी। वो छोटे बच्चों की तरह कान पकड़कर खड़ी हो गई और फिर 10 बार उठक बैठक करते कहने लगी, प्लीज माफ कर देना। ठीक है, अब ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। जल्दी कमरे में जाओ, वरना फिर से ठंड लग जाएगी। ना चाहते हुए भी वो उसे कमरे में भेज चुका था। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो भागती हुई कमरे में गई और बिस्तर में जाकर घुस गई। असल में कोमल को उसकी यही बात अच्छी लगती थी कि वो उसे बिस्तर पर ही सोने की इजाजत देता था, वरना जिस तरह के उसके हालात थे उसे लगता था कि वो उसे जमीन पर फेंक देगा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसे छोटे बच्चों की तरह रजाई में दुबका देकर मुस्कुराने लगा। वो उस पर जुल्म नहीं करना चाहता था और ना ही उसको डांटना चाहता था, मगर माहम ने जो कुछ किया था उसके बाद वो काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया था। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता और वो बेचारी उसके गुस्से का निशाना बनती। उसे वो वक्त अच्छे से याद था जब वो उसे छोटी बहन और गुड़िया की तरह ट्रीट करता था, उसे घुमाने के लिए लेकर जाता था, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करता था। आज वही लड़की उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में मौजूद थी। उसे कबूल करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसे यकीन था कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन इस दौरान जो कुछ कोमल के साथ हो रहा था, वो जानता था कि वो लड़की बहुत बुरी तरह टूट जाएगी। कभी कभार उसे इस बात से खौफ भी महसूस होता, मगर फिर वो अपने ऊपर दोबारा से सख्ती का खौल चढ़ा लेता। कोमल को यहां पर आए तकरीबन 7 महीने गुजर चुके थे, और ये 7 महीने उसने कितनी मुश्किल से गुजारे थे ये उसे ही मालूम था। इस दौरान उसने अपनी मां के घर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार कहा, और इस इंसान ने उसे सब लोगों के सामने जलील और रुस्वा करके रख दिया। उसके किरदार पर भी इल्जाम लगा दिए। उसके बाद कोमल ने खुद से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी अपनी मां के घर जाने की बात नहीं करेगी, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर आ जाती थी और वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे असद शाह की आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो? वो नहीं जानता था कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा है। शायद वो देखना चाहता था कि वो लड़की किस हद तक उसे नापसंद करने लगी है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। जब वो बोली तो उसका लहजा काफी धीमा और पुरसकून था। आपको किस वजह से मालूम हुआ कि मैं आपसे नफरत करती हूं? क्या आपको मेरा कोई अमल बुरा लगा है? वो फौरन से परेशान हो गई। उसके लहजे में तशवीश आ गई थी। असद शाह हैरान हुआ। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं थी। उसने तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा था, जिसका जवाब यही हो सकता था कि मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूं। मगर वो इस तरह का जवाब देने के लिए शायद राजी नहीं थी, या उसे डर लग रहा था कि अगर उसने ऐसा जवाब दिया तो उसे दोबारा से तकलीफ उठानी पड़ेगी। मोहतरमा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं? ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं कि तुम यूं हैरान होना शुरू हो जाओ। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। आप मेरे निकाह में हैं, मैं आपके निकाह में हूं। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं और मेरे लिए इज्जत के काबिल हैं। जिनकी इज्जत की जाती है उनसे नफरत नहीं की जाती, उनसे मोहब्बत की जाती है। मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूं। अगर आप मुझसे मोहब्बत की लिमिट पूछें तो शायद मैं आपको बता ना सकूं। वो जज्बात से चूर लहजे में बोल रही थी। असद शाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। आज से पहले किसी भी औरत ने उससे इस तरह से मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। हाँ,
माहम से वो मोहब्बत का इजहार करता रहता था, लेकिन जवाब में वो कभी भी उसे इस तरह से नहीं कहती थी, बल्कि वो हूं हां करके टाल देती या फिर बात ही बदल देती थी। मुझसे मोहब्बत करने की कोई एक वजह मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें दुनिया की बेवकूफ तरीन लड़की समझूंगा। वो बेचैनी से अपनी जगह पर उठ बैठा और उसे दोबारा से सवाल करने लगा। छोटे बच्चों की तरह वो बर्ताव कर रहा था। ये देखकर ना चाहते हुए भी वो खुलकर मुस्कुरा दी और खुद भी उठ बैठी। उसके काले लंबे बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे, जबकि उसके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद भी उसका चेहरा मुरझाया नहीं था, बल्कि वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा निखर गई थी और खूबसूरत हो गई थी। ये चीज असद शाह को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती थी कि वो उसे मोहब्बत भी नहीं देता, वो उसे अपनी कुर्बत भी नहीं देता। उसके बावजूद वो कैसे दिन ब दिन निखर सकती है। शायद वो ये बात नहीं जानता था कि वो अपने रब के बेहद करीब है। सारी शिकायतें वो अपने रब को ही जाकर लगाती है, अपना दुख वो अपने रब को जाकर सुनाती है। उसे पता है कि ना तो उसके रब ने उसे जज करना है, बल्कि उसके रब ने तो उसकी मदद करनी है और उसे इन सारी तकलीफों से बाहर निकालना है। मैं आपसे मोहब्बत इसीलिए करती हूं क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस दिन आपके साथ मेरा निकाह हुआ था, उसी दिन मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था कि अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी वफादार बनकर रहूंगी। आपके अलावा किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी, किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मेरी मोहब्बत, मेरी उल्फत, मेरी तवज्जो, मेरी हर चीज के सिर्फ और सिर्फ आप हकदार हैं। आपके अलावा किसी और की तरफ देखने से ना सिर्फ मेरी मोहब्बत की नीयत टूट जाएगी, बल्कि किबला तब्दील हो जाएगा और शिरक कर बैठूंगी। वो बहुत ही गहरी और उलझी उलझी बातें करने लगी। बाजों का तो वो खुद परेशान हो जाता था कि वो लड़की उससे 7 साल छोटी है, मगर बातों से यूं मालूम होता जैसे उसके पास बरसों का तजर्बा हो। यूं लगता है जैसे पहले से तुम्हें मोहब्बत में गहरी चोट मिली हुई है, इसी वजह से इस तरह की बातें करती हो। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने मोहब्बत में धोखा खाया हुआ है? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे धोखा दे सके या फिर वो मुझे बेवकूफ बना सके। आपको पता है कि औरत कभी भी मोहब्बत में धोखा नहीं खाती, बल्कि औरत खुद जानबूझकर बेवकूफ बनती है। औरत खुद जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखती है। अपने मर्द की बेवफाई के बारे में तो उसे बहुत पहले से पता होता है। अगर औरत बेवकूफ बनना छोड़ दे तो वो धोखा खाना भी बंद कर देगी। लेकिन इस तरह से बहुत घर भी टूट सकते हैं, क्योंकि बाज औकात सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद रखना जरूरी हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। खैर, मुझे ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। चलो अब सो जाओ। वो फौरन से करवट बदल कर लेट गया था। ना चाहते हुए भी वो लेट गई और मुंह बनाते हुए कहने लगी, इतनी अच्छी तो मुझसे बातें कर रहे थे, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। उसे बुरा महसूस हो रहा था। उसे असद शाह के साथ वक्त गुजारते बहुत अच्छा लगता था। उसे इंसान की कुर्बत बहुत पसंद थी, मगर वो इंसान उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। कल शाम के वक्त हम खाना खाने चलेंगे। क्या आप सच कह रही हैं? क्या हम दोनों एक साथ खाना खाने चलेंगे? वो पुरजोश होकर अपनी जगह पर उठ बैठी। अगर तुम इसी तरह से चीखोगी तो मैं अपना इरादा तब्दील कर लूंगा। चलो अब छोटे बच्चों की तरह खामोशी से आंखें बंद करके सो जाओ। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना मैं अपना प्लान कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोल रही। मैं बिल्कुल खामोश हो गई हूं और मैं सो रही हूं। गुड, बहुत अच्छा फैसला कर रही हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये कहकर वो भी आंखें बंद करके लेट गया था। न जाने क्यों अब वो इस लड़की की जात में दिलचस्पी लेने लगा था। उसका दिल अब इस लड़की की तरफ फेरने लगा था। उसे ये लड़की अपने दिल के बहुत करीब महसूस होने लगी थी। क्या यह सब कुछ इसी वजह से था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था? उसने अपने आप से सवाल पूछा और फिर तेजी से नफी में सर हिलाते कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने तो इसकी बहन को दिल दिया था और उसी से मोहब्बत की थी। तो इस सब से क्या होता है? बेसाख्ता उसे अपने दिमाग की तरफ से जवाब मौसूल हुआ। बात तो सच थी, इस सब से क्या होता है? और मोहब्बत तो हर बार हो सकती है, बार बार हो सकती है। किसी जमाने में वो यही बात किया करता था। आज वो अपनी दूसरी मोहब्बत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। इन्हीं सोचों में वो गहरी नींद सो गया। तकरीबन रात के 2 बजे उसकी आंख खुली तो उसे सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। बेसाख्ता अपनी जगह पर उठ बैठा, लेकिन जब नजर सामने आंसू बहाती लड़की पर पड़ी
तो वो पलक झपकना ही भूल गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ज़ौजा मोहतरमा थी, जो इस वक्त फूट फूट कर रो रही थी और अपने रब से फरियादें कर रही थी। वो अपने रब को कह रही थी, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दें, उनके दिल में मेरे लिए नरमी डाल दें, उनके दिल में मेरे लिए एहतराम डाल दें। मुझसे अब ये जिल्लत मजीद बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह जी, वो मेरे महरम है, मैं उनसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन अब उनके साथ रहना मुझे मुश्किल लग रहा है। या अल्लाह, मैं चाहती हूँ हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। जिंदगी में मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की सिवाय इस एक इंसान के, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, जिसे मैंने बेतहाशा चाहा, जिसे मैंने तहज्जुद की नमाजों में भी मांगा। आपने वो इंसान तो मेरे हवाले कर दिया, अब इस इंसान का दिल भी मोम कर दें, अब इसका दिल मेरी तरफ मुतवज्जो कर दे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अहम हूं, मेरे अलावा इसके लिए कोई और चीज जरूरी ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करके उसने आंखें खोली, तब तक वो दोबारा से अपने बिस्तर पर जा चुका था। उसका पूरा जिस्म इस वक्त पसीने में शराबोर था। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई औरत इस हद तक जा सकती है कि वो उसके लिए तहज्जुद में दुआएं मांगना शुरू कर दे। वो औरत अपनी नींद खराब करके तहज्जुद में उठकर अपने रब के सामने सिर्फ और सिर्फ इस एक मर्द के लिए गिड़गिड़ाती थी, जो किसी और औरत के लिए अपनी बीवी को तकलीफ दे रहा था, जो किसी और औरत के लिए अपनी बीवी को मार रहा था, जो किसी और औरत के लिए अपनी बीवी को ज़हनी अजियत पहुंचा रहा था। अब उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। उसकी आंखों के सामने से नफरत की पट्टी हटने लगी थी और अब उसे अंदाजा होने लगा था कि वो माजी में कितनी गलतियां कर चुका है। उसे इस बात का भी अंदाजा होने लगा कि उसने एक मासूम औरत का दिल दुखाया है, एक ऐसी औरत का जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं। उसने वादा किया था कि अब वो मजीद उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो उसे सीने से लगा कर रखेगा, उसे वो मोहब्बत देगा जिसकी वो मुस्तहिक है। ये फैसला करने के बाद उसका दिल पुरसकून हो गया। सुबह जब वो सोकर उठा तो सुबह बहुत रोशन थी। वो उसके पहलू में सो रही थी। आज उसने उस लड़की को नहीं उठाया और ना ही उसे किसी किस्म की गाली दी, बल्कि खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा, जो आसमान से उतरी कोई हूर मालूम हो रही थी। सादगी में भी वो लड़की गजब ढाती थी। वो किसी का भी ईमान डगमगाने की हैसियत रखती थी। जब उसे मुसलसल अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ तो उसने बेसाख्ता आंखें खोल दी। वो उसके इंतहाई करीब मौजूद था। उसकी गाल शर्म की वजह से लाल हो गए। इससे पहले कि वो उठती, वो उसे दोबारा से बिस्तर पर खींचते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें यहां से उठने की इजाजत नहीं दी, खामोशी से लेटी रहो और मुझे अपने आप को देखने दो। वो बहुत ही सुकून और फुर्सत से उसके चेहरे के एक एक नक्श को याद कर रहा था। दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ख्वाब देख लिया हो। कोमल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने जल्दी से उसके माथे पर हाथ लगाया, कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत खराब हो। आपने नशा वशा तो नहीं किया? उसे एक नई फिक्र लाहक हो गई। अब वो उसके करीब होकर उसे सूंघने लगी थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उसने इंतहाई मासूमियत से पूछा तो एक ही वक्त में शर्मिंदगी और हंसी भी आने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हक रखता हूं और तुम्हें फुर्सत से देख सकता हूं, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाएंगे, वो तुमसे सवाल करेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रही, बल्कि मैं तो आपके सामने हूं, आप मुझे जितना चाहें देख लें। क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हें जितना चाहे उतना देख सकता हूं। वो मायने खेज लहजे में बोला तो वो शर्मा गई। उसे ये शख्स आज पहले से बहुत मुनफरिद और प्यारा भी लग रहा था। वो इस सब के लिए तो अपने रब से इतनी दुआएं मांगती थी और अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी दुआएं पूरी हो गई हैं। उसी वक्त ही दरवाजे पर दस्तक हुई और आमना बेगम की चिंगारती हुई आवाज उसे सुनाई दी। कहां पर मर गई हो? जल्दी उठो और किचन में आओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। इससे पहले कि वो बिस्तर से उठती, असद शाह ने मजबूती से उसका बाजू पकड़ा और उसे दोबारा से बिस्तर पर लेटने के लिए कहा, आराम से यहां लेटो और आराम करो। मगर मुझे तो अम्मी बुला रही हैं, वो उनकी फिक्र मत करो। तुम इस हवेली की नौकरानी नहीं बल्कि इस हवेली की बहू हो। खाना बनाने के लिए और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। नौकर भी तो इसी काम के लिए रखे हुए हैं। आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। ये कहकर वो खुद उठा और बाहर की तरफ चला गया। आमना बेगम ने जब उससे उसकी बीवी के बारे में सवाल किया तो वो उन्हें भी समझाते हुए कहने लगा, आज के बाद वो घर का कोई काम नहीं करेगी। क्या मतलब है वो काम नहीं करेगी? तो कौन करेगा? उन्होंने चीखते हुए कहा।
اس نے بے ساختہ انہیں غصے سے گھورا تو وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کی گھر والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ امی بس بہت ہو گیا، آپ کی باتیں سن کر اب میں تھک گیا ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے گھر والوں نے کیا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ واہ، لگتا ہے شیر کو اب ساری بات سمجھ میں آ چکی ہے، یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ شہریار جو کہ تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا اپنے کزن کی بات سن کر کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم سے تو میں ابھی بھی ناراض ہوں، اور تم سے میں یہی کہوں گا کہ تم میری بیوی سے 100 فیٹ کے فاصلے پر رہو، تمہیں اس کے قریب پھٹکتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یار تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کو تم سے دور کر دوں گا؟ وہ میری بھابھی ہے، اس کے باوجود بھی تم اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ تائی جان آپ اسے دیکھ رہی ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اب کے شہریار نے چڑھتے ہوئے کہا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگی، بیٹا میں تو خود پریشان ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ انہیں اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اب اس گھر کی نوکرانی بن گئی ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیں گی، لیکن ایک ہی رات میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ حالانکہ کل رات تک تو وہ اپنی بیوی کو کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے اس جادوگرنی نے میرے بیٹے پر ایسا کون سا جادو کر دیا کہ وہ اس کے لیے مرنے کو تیار ہو گیا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ شہریار کے بھی ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ بھی خوش ہو رہا تھا کہ چلو دونوں کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے، بہت جلد دونوں میں علیحدگی بھی ہو جائے گی، اور پھر اس طرح سے وہ کومل کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم نے ایک بار پھر اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ وہ غصے سے اسد شاہ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے بولا اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ کومل کی تو جیسے زندگی ہی سنور گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ صرف 7 مہینوں میں اس انسان کو اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جو انسان اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس دن اس نے نہ صرف اپنی بیوی کو فون لا کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی تسلی دی کہ تمہیں بہت جلد تمہاری ماں سے ملوانے لے کر جاؤں گا۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ اندر چلیں گے؟ اس نے ایک امید سے پوچھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ کیا آپ میری بات مانیں گے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیونکہ کل رات تک وہ اسے سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور آج وہ اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں کیوں نہیں تمہاری بات مانوں گا؟ تم میری بیوی ہو، مجھ پر حق رکھتی ہو، تو مجھے جو کچھ کہو گی میں وہ مانوں گا۔ ہاں، وہ بات صرف ٹھیک ہونی چاہیے۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ تم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے کچھ غلط کرنے کے لیے مجبور کرو گی۔ کومل کو لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے بے ساختہ اسد شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر زمین پر گرنے لگے، جسے اس نے فوراً سے چن لیا۔ خبردار جو تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نکلا، پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں اس تکلیف سے دوچار نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ کبھی تمہیں ذہنی اذیت پہنچاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور ہم لوگوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم لوگ بھی ایک نارمل کپل کی طرح زندگی گزاریں گے، وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی۔ اسد شاہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ پہلی رات کی تکلیف معاف کر سکتی ہے تو وہ اسے معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ عورت ہو کر اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے تو وہ مرد ہو کر اپنا ظرف وسیع کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ اسے شام کے وقت لے کر اس کی ماں کے گھر آ گیا تھا، جہاں پر اس کی ملاقات ماہم سے بھی ہوئی تھی۔ دراصل ماہم کو بھی جویریہ بیگم اور جنید صاحب نے معاف کر دیا تھا۔ وہ کیسے نہ کرتے، آخر کو وہ ان کی سگی بیٹی تھی، ان کی سب سے بڑی بیٹی، ان کا خون تھا۔ جب اسد شاہ نے اسے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا، کومل نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کا اشارہ کیا۔ اس بار وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے رکا تھا۔ تم تو کہتے تھے تمہیں کم عمر اور بے وقوف لڑکیاں زہر لگتی ہیں، تم اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہے ہو؟ ماہم کے سوال پر وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں میں نے بہت پہلے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ارے نہیں محترم، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالا، بلکہ میں خود آپ کو چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے مشکل نہیں ناممکن تھا۔ دراصل تم وہ عورت ہو ہی نہیں جسے عزت راس آئے، تمہیں تو اپنے شوہر سے جوتے کھانے کا شوق تھا، جو یقیناً تم کھا کر خوش ہو چکی ہوگی۔
وہ اب की बार उसके शौहर के जुल्म की तरफ इशारा कर रहा था जो माहम के चेहरे से आया हो रहा था। उसने ये शादी बिलाशुबा अपनी मर्जी से की थी, लेकिन फारूक हद से ज्यादा जालिम इंसान था। जरा जरा सी बात पर उसका दिमाग गुस्से से घूम जाता और वो बदले में अपनी बीवी को मारता। इसी सब से तंग आकर तो वो अपने माँ बाप के पास भागी हुई आई थी, मगर अपने एक्स के मुंह से इस तरह की बात सुनना उसे तकलीफ दे रहा था। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मेरी बहुत वफादार भी है। तकलीफ तो तुम्हें होनी चाहिए जो एक घटिया इंसान के साथ मजबूर होकर जिंदगी गुजार रही हो। तुम ना तो उसके अलहदा होने के काबिल हो और ना ही उसके साथ रह सकती हो। तुम कितनी काबिले तरस हो। वो बेचारगी से बोला तो वो चीखते हुए कहने लगी, जरा अपनी तरफ भी तवज्जो दो। तुम जिस बीवी को पारसा और नेक कह रहे हो वही तुम्हारी नाक के नीचे इश्क लड़ा रही है। क्या मतलब है इस बात का? अगर तुमने मजीद कोई फजूल बात की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगा। उसकी आवाज ना चाहते हुए भी बुलंद हो गई थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही बल्कि सच कह रही हूं। क्या तुम जानते नहीं कि इसकी शहरयार के साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी? शहरयार ने तो खुद मुझसे आकर यह बात कही थी कि वो कोमल से निकाह करना चाहता है। तो तुम ये बात भूल सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी वो तो तुम्हारे साथ रह रही है, लेकिन देखना उसका राब्ता शहरयार के साथ है और वो बहुत जल्द तुमसे अलग होकर उससे निकाह कर लेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में औरतें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए आती हैं और तुम उन्हें सच्चा समझ लेते हो। तुम कितने काबिले तरस हो। माहम की बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और वहां से चला भी गया। जब कोमल उसे बुलाने के लिए आई तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो बहुत छोटे दिल का मालिक है। उससे तो मेरी कोई बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो यहां से चला गया। बहन की बातें सुनकर उसने बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखा और कहने लगी, आप अपना घर तो बर्बाद कर चुकी हैं, अब क्यों मेरा घर बर्बाद करने के पीछे पड़ी हैं? खुदा का वास्ता है मेरी जिंदगी के मामलात में दखल अंदाजी करना छोड़ दें और मुझे सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने दें। और मेरी प्यारी बहन, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने रोना ही शुरू कर दिया? अगर तुम्हारे शौहर को तुम पर यकीन हुआ और अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता होगा तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहकर वो अंदर जा चुकी थी, जबकि कोमल बेचारगी से उसकी पीठ को देख रही थी। किसी जमाने में दोनों बहनों में हद से ज्यादा मोहब्बत थी जो अब तो यकीनन खत्म हो चुकी थी। काश आपी जान आपने वो सब कुछ ना किया होता तो आज हम सब लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते। ये कहकर उसने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। माजी के वाकयात उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। असद शाह एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखता था। वो ना सिर्फ एक सियासतदान था बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। वो एक फंक्शन में यूनिवर्सिटी में गया जहां पर उसकी नजर माहम पर पड़ी। वो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया और उससे शादी का फैसला कर लिया। जहां तक माहम का सवाल था, वो तो वैसे भी पैसे पर मरती थी। जब उसके लिए इतने अमीर घराने से रिश्ता आया तो वो ये शादी करने के लिए तैयार हो गई। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसे अंदाजा होने लगा कि असद शाह इतना अमीर नहीं है जितना अमीर वो समझती थी। दूसरी तरफ उसकी सबसे गंदी आदत ये थी कि हर वक्त वो बेहतर चीजों की तलाश में रहती, चाहे तो वो इस्तेमाल की चीजें हों या फिर इंसान। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश होती कि उसे बेहतरीन से बेहतरीन मिले। उसने असद शाह से मंगनी तो कर ली थी, मगर अभी भी उसने दूसरे लड़कों के साथ दोस्ती रखी हुई थी। कोमल को अपनी बहन की आदतों के बारे में अच्छे से पता था। वो उसे मना करती थी, उसे डांटती थी, उसे समझाती थी, मगर मजाल है जो माहम के कानों पर जूं तक रेंगती हो। वो अपनी बहन को डांटते हुए कह देती, अगर तुमने मेरे मजीद कोई बात की या अगर अम्मी अब्बू को बताने की कोशिश की तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी। बहन की बातें सुनकर कोमल बहुत परेशान हो जाती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि बहन इस कदर जालिम हो सकती है, मगर ये हकीकत थी। थोड़े ही अरसे बाद माहम को एक बहुत अमीर इंसान मिल गया जिसने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी बिजनेस फैले हुए थे और वो असद के मुकाबले में कहीं ऊपर था। इसी वजह से उसने इस इंसान के साथ निकाह करने का फैसला किया, मगर तब तक उसकी अपनी शादी की डेट फिक्स हो गई। सब लोगों में कार्ड्स बट चुके थे। इधर माहम की शादी के दिन करीब आ रहे थे और उधर कोमल को शदीद बेचैनी का एहसास हो रहा था। वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। क्या वो असद शाह को पसंद करने लगी थी? उसने अपने आप से सवाल किया और फिर तेजी से नफी में सर हिलाते बोली, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो तो मेरी बहनों ही हैं, उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूं? मगर फिर जब उसे असद शाह के साथ गुजारे लम्हात याद आते तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगता। वो अपने रब से शिद्दत से दुआ करती थी कि या अल्लाह उस इंसान को मेरे नसीब में लिख दे।
मेरे आपी जान तो वैसे भी उन्हें पसंद नहीं करती और ना ही वो कभी उन्हें वो मोहब्बत दे सकती है जिसकी वो हकदार है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस इंसान की बहुत इज्जत करूंगी और उसे बेतहाशा प्यार दूंगी। सिर्फ एक बार उसको मेरा नसीब बना दे। इधर माहम की मेहंदी का दिन था और उधर वो अपने कमरे में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते दुआएं मांग रही थी। शायद वो पहली बहन थी जो अपनी बहन की ही शादी में उसके शौहर से निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। माहम घर से भाग गई थी। वो इतनी खुश हो रही थी कि वो बयान नहीं कर सकती। बार बार उसके लबों पर मुस्कुराहट आती जिसे वो छुपाने की कोशिश करती। जब उसकी माँ ने बेटी की यह हालत देखी तो उसे डांटते हुए कहने लगी, तुम होश में तो हो? इधर तुम्हारी बहन ने हमारी नाक कटवा दी और तुम्हारे दांत ही अंदर नहीं हो रहे। अब वो अपनी माँ को कैसे बताती कि उसने इस दिन के लिए तो इतनी दुआएं मांगी थी। किस्मत आज उसके हक में फैसले कर रही थी। इसीलिए यह तय पा गया कि उसका निकाह असद शाह से कर दिया जाएगा। जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक वो इस सबसे वाकिफ नहीं था, मगर जब बाद में उसे पता चला कि उसके पहलू में बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि कोमल है तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसे तो वो छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था और मोहब्बत तो उसे माहम से थी, मगर वो उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसे छोड़कर भाग चुकी थी। उसके बाकी दोस्तों को जब इस बारे में पता चला तो वो अजीब तरह से उसे देखने लगे। साफ जाहिर था कि वो उसका मजाक बना रहे थे। वो रात देर तक अपने दोस्तों की महफिल में रहा और पीता रहा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो नशे में धुत था। आंख खुली आंखों से सामने बिस्तर पर बैठी लड़की की तरफ देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। दूसरी तरफ जब उसने अपने शौहर की यह हालत देखी तो उसका वजूद खौफ से कांपने लगा। इससे पहले कि वो किसी किस्म का रद्द अमल दिखाती, वो इस बार मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। नशे की हालत में वो इतना गिर चुका था कि उसे अंदाजा ही नहीं हो सका कि उसने इस लड़की को कितनी तकलीफ पहुंचाई। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो वो उसके पहलू में बैठी सिसकियों से रो रही थी। रात के लम्हात उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। उनमें से कुछ ही बातें उसे याद थीं। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठा, मगर उसने कोमल से माफी नहीं मांगी बल्कि खामोशी से बाहर निकल गया। उसे यह डर था कि उसकी बीवी अब सब लोगों को उसकी हकीकत के बारे में बता देगी, मगर अगले ही लम्हे उसे हैरत हुई जब कोमल ने किसी को इस बारे में एहसास नहीं होने दिया। उसे यही चीज सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही थी कि वो उस लड़की पर जितना जुल्म करता, उसे जितनी तकलीफ पहुंचाता, वो उतना ही उसके करीब जाती। आखिर ये सब के पीछे क्या वजह है? ये लड़की क्यों इतनी ढीठ है? सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से भगाने के लिए वो उसके साथ बुरा रवैया रखता, उसे मारता और पीटता था और उसे बातें सुनाता था, उसे सजाएं देता था, उसे जहनी तकलीफ पहुंचाता था। उसने तो अपनी मां को भी यहां तक कह दिया कि अब जितना चाहें इस लड़की को डांटे, इससे जितने मर्जी काम करवाएं, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। मगर जब थोड़ा वक्त गुजरा और उसे पता चला कि वो लड़की उससे बेतहाशा मोहब्बत करती है, यही तो वजह है कि वो उसकी सारी तकलीफों को और उसकी दी हुई अजियतों को माफ कर रही है, तो उसे एकदम ही उस लड़की की जात में दिलचस्पी महसूस होने लगी। आज से पहले सिर्फ उसने दूसरों से मोहब्बत की थी, कभी किसी ने उससे मोहब्बत नहीं की थी, और ये पहली बार था जब कोमल ने उसे तवज्जो दी थी। अब उन दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर ये बात माहम से हजम नहीं हो रही थी। उसने जल्दी से शहरयार को कॉल मिलाई और उसे डांटते हुए कहने लगी, तुम किस तरह के डरपोक मर्द हो? यहां पर तुम्हारी औरत एक बार फिर से तुम्हारे हाथों से निकल रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें वाकई दम है तो इस बार उसे असद शाह से छीन कर दिखाओ। खुद तो तुम उसे छोड़कर भाग गई थी और अब मुझे डरपोक कह रही हो। जवाब में वो भी चीखते हुए बोला। खैर, दोनों ने एक मंसूबा बनाया। कोमल को इजाजत मिली थी कि वो एक हफ्ता अपनी मां के घर गुजार सकती है। वो बहुत खुश थी। अगले दिन जब माहम का रवैया उसके साथ अच्छा हो गया तो वो भी उस पर यकीन करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद माहम ने उसे कहा था, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी एक सहेली से मिलवाने लेकर जाऊंगी। दूसरी तरफ शहरयार ने पता लगवाया कि उसकी एक मीटिंग है जो शहर के सबसे बड़े होटल में है। उसने माहम को कह दिया था कि वो कोमल को लेकर वहां पहुंच जाए। ऐसा ही हुआ। एक मेज पर वो अपने कुछ लोगों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था तो दूसरी ही मेज पर कोमल शहरयार के सामने जाकर बैठ गई और नफरत भरे लहजे में कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूं तुमने मुझे यहां किस मकसद से बुलाया। मैं आप ही की चाल से भी वाकिफ हूं। तुम ये ख्याल अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुम्हारी जात में दिलचस्पी लूंगी। मुझे तुम जैसे इंसानों से शदीद नफरत है जो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं। मैंने उस इंसान से मोहब्बत की थी और मैंने उसे हलाल तरीके से अल्लाह से मांगा। देखो, अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिख दिया, मगर तुमने हर बार हराम तरीका इख्तियार करने की कोशिश की। यही तो वजह है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे करीब आने के बजाय हर बार तुमसे दूर भाग जाती है। अगर तो तुम्हें यह लग रहा है
کہ مجھے میرے شوہر کے سامنے اپنے پاس بلا کر مجھ سے باتیں کر کے تم اسے بدزن کر دو گے، تو یہ غلط فہمی تم اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ جب میں یہاں پر آ رہی تھی تو میں نے اپنے شوہر کو کال کر کے بتا دیا تھا، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے ماہم کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلٹ کر مسکراتے اسد شاہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شہریار کو غصے سے گھورنے لگا۔ دیکھو یار، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ کومل کھل کر مسکرا دی۔ سب لوگوں کے اصل چہرے ان کے سامنے آ چکے تھے، اور اسد شاہ بھی جان چکا تھا کہ اس کے ساتھ مخلص صرف اور صرف ایک ہی عورت ہے جس کا نام کومل ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو کہ ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے گی، ہر جگہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گی۔ یہی وہ عورت ہے جو اسے کبھی رسوا نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی شرمندہ کرے گی۔ اس نے اپنے کلیگ سے بھی کومل کی ملاقات کروائی تھی۔ اس کے بعد دونوں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ دونوں ہی ہنس کھیل رہے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ کومل نے عقل مند عورت ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے غصے سے خائف ہونے کے بجائے اسے سمجھا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ آج وہ اس کی محبت پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت وہ ہمت ہار جاتی اور ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر پر آ جاتی تو آج اسے اس طرح کی خوبصورت لمحات دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے